Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your physics class from PMS Charsadda. अच्छा बेटा, कल परसों हमने डिस्कस किया था स्क्रू गेज और इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स है और हर पार्ट का फंक्शन क्या है। इसी के बाद हमने इस पे जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें जो जीरो एरर एराइज होते हैं। तो अगर आपको याद है, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर डिस्कस किया था, आज इसी ही तरीके से हम स्क्रू गेज में भी जीरो एरर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वर्नियर कैलिपर का स्क्रू जीरो एरर याद है, तो वहां पे हम क्या पढ़ते थे कि जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के बिल्कुल आमने सामने न हो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के बिल्कुल आमने सामने न हो, तो वहां पे हमारे साथ क्या होगा, इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर होगा। अब यहाँ चूंकि अगर आपने देखा है कि एक है हमारे साथ टेम्पल और सर्कुलर स्केल, और दूसरा क्या है, मेन स्केल, और इस मेन स्केल पे हमारे साथ एक लाइन था जिसको हम क्या कहते हैं, डाटम लाइन कहते हैं। क्या कहते थे, डाटम लाइन। ये जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऊपर सही है, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये आपको बेटा दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल है और इस मेन पे स्केल भी क्या है, डाटम लाइन है। क्या है, डाटम लाइन। ये सर्कुलर स्केल और टेम्पल स्केल है, और ये इसका क्या है, जीरो है, सर्कुलर स्केल का जीरो है। तो एक स्क्रू गेज में जीरो एरर तब नहीं होगा जब इस सर्कुलर स्केल का जीरो इस डाटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने हो, इस डाटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने हो। तो ऐसी सिचुएशन में इस स्क्रू गेज में जीरो एरर नहीं होगा। सही है। अब इसकी चूंकि पॉसिबिलिटी क्या है, दोबारा जरा देख लें, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी लिए कि जीरो एरर अगर इसमें एराइज होगा, तो ये सर चूंकि ये डाटम लाइन या मेन स्केल जो है ये तो फिक्स्ड है ना, इस पे डाटम लाइन भी फिक्स्ड है। वेरिएशन किस चीज में आ रही है, मोमेंट किस चीज में आ रही है, जस्ट इस टेम्पल या सर्कुलर स्केल में आ रहा है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में भी दो पॉसिबिलिटीज थी, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम द जीरो ऑफ मेन स्केल और टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसी तरह यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इस सर्कुलर स्केल का जीरो इस डाटम लाइन से ऊपर होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इस सर्कुलर स्केल का जीरो इस डाटम लाइन से क्या होगा, नीचे होगा। तो इसी तरह इसमें ये दो किस्म के एरर भी क्या होंगे, एराइज होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि जब इस सर्कुलर स्केल का जीरो इस डाटम लाइन से ऊपर आ जाए, जब इस सर्कुलर स्केल का जीरो इस डाटम लाइन से ऊपर आ जाए, तो फिर कौन सी एरर होगी। और जब ये सर्कुलर स्केल का जीरो इस डाटम लाइन से नीचे आ जाए, तो फिर कौन सी जीरो एरर होंगी। सही है। तो अब इसकी तरफ देखिए आप, जीरो एरर, टर्न द टेम्पल until the anvil and spindle meet। हम इस टेम्पल को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे हाथ कि एनवल और स्पिंडल आपस में एक दूसरे को टच करें। If the zero mark on the temple scale does not lie directly opposite to the datum line of the main scale, we say that there is a zero error। कि जब हमारे साथ सर्कुलर स्केल या टेम्पल स्केल का जो जीरो है वो डायरेक्टली अब डाटम लाइन के बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट साइड पे ना हो, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने ना हो, तो हम समझेंगे कि इस स्क्रू गेज में हमारे साथ क्या है, जीरो एरर मौजूद है।
If the zero mark of thimble scale lie directly opposite to the datum line, then there will be no zero error. अगर हमारे साथ एक स्क्रू गेज में थिम्बल स्केल का जीरो वो डाटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि इस स्क्रू गेज में जीरो एरर नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो एरर है पॉजिटिव जीरो एरर, कि इफ द जीरो mark on the thimble scale lie below the datum line, then there will be positive zero error. जब हमारे साथ थिम्बल स्केल का जो जीरो मार्क है, थिम्बल स्केल का जो यहाँ पे देखिए इस तरह ये फिगर में देखिए आप यहाँ पे देखिए ये जो रिप्रेजेंट करता है ये क्या है मेन स्केल, और इस पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है डाटम लाइन। ये वाला क्या रिप्रेजेंट है डाटम लाइन, ये साइड रिप्रेजेंट करता है थिम्बल स्केल और सर्कुलर स्केल। सो जब आपके साथ यहाँ पे देखिए इस थिम्बल स्केल का जीरो बिल्कुल इस डाटम लाइन की अपोजिट साइड बिल्कुल सामने आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे साथ जीरो एरर नहीं है। अब जिस तरह पॉजिटिव जीरो एरर का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे साथ इस थिम्बल स्केल का जीरो इस डाटम लाइन से नीचे आ रहा है, बिलो मीन नीचे आ रहा है, सो यहाँ पे एरर कौन सा होगा पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये इस सर्कुलर स्केल का जीरो है, यहाँ थिम्बल स्केल का जीरो है। तो अगर आप देखें तो और ये क्या है, ये जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है डाटम लाइन है, क्या है डाटम लाइन। तो ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो मार्क है वो इस डाटम लाइन से नीचे आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है नीचे आ रहा है। तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे, क्या कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। सो अगेन डेफिनेशन को देखिए जरा, इफ द जीरो मार्क ऑन थिम्बल स्केल लाई बिलो द डाटम लाइन, जब जीरो मार्क ऑन थिम्बल स्केल जो है वो इस डाटम लाइन से नीचे आ रहा है, तो इसको हम कौन सा एरर कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। इसके बाद है नेगेटिव जीरो एरर। सो जिस तरह इससे पहले हमने पॉजिटिव जीरो एरर डिस्कस किया कि इसमें सर्कुलर स्केल या टेम्पल स्केल का जीरो कहां पे आ रहा है डाटम लाइन से बिलो आ रहा है। तो अब नेगेटिव जीरो एरर है तो मतलब ये इसके अपोजिट होगा, इसकी अगेंस्ट होगा। सो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि इफ द जीरो मार्क ऑन टेम्पल स्केल, जीरो मार्क ऑफ टेम्पल स्केल जो है वो क्या है लाई अबव द डाटम लाइन, ये डाटम लाइन से किस साइड पे आ रहा है अबव आ रहा है, ऊपर आ रहा है, देन देयर विल बी पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ हमारे साथ कौन सी एरर मौजूद है पॉजिटिव जीरो, सॉरी यहाँ पे क्या है नेगेटिव जीरो एरर, क्या है नेगेटिव जीरो एरर है, सही है। यहाँ पे हमारे साथ क्या है नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे मैं जस्ट एन लिखता हूं, आप इससे फिर यहाँ पे हमारे साथ कौन सी एरर है नेगेटिव जीरो एरर है, एन रिप्रेजेंट क्या करता है नेगेटिव, सही है। सो इफ द जीरो मार्क ऑन द टेम्पल स्केल लाई अबव द डाटम लाइन, जब ये जीरो मार्क ऑन टेम्पल स्केल जो है ये इस डाटम लाइन से अबव आ रहा है, क्या रहा है अबव आ रहा है, तो इसको हम कौन सा एरर कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ये फिगर की तरफ आप लोग देखिए, ये डॉटम लाइन है, ये इस सर्कुलर स्केल या टेम्पल स्केल का जीरो मार्क, तो ये देखिए इससे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। अच्छा बेटा इसकी बात देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हमारे साथ एक इस तरह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जरिए हम एक अननोन ऑब्जेक्ट के मास या वेट को फाइंड करते हैं।
सही है। फिजिकल बैलेंस क्या है? हमारे साथ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम एक अननोन मास को या वेट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। डिफिनीशन की तरफ देखिए, the device which is used to find the mass or weight of the given object, वो आला, वो डिवाइस जिसके जरिए एक गिवन ऑब्जेक्ट का मास या वेट हम फाइंड करें, तो इस आले को हम क्या कहेंगे? फिजिकल बैलेंस कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर हम मेजरमेंट किस तरह करते हैं। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? फिजिकल बैलेंस का है। इसके ये मुख्तलिफ पार्ट्स है, बैलेंसिंग स्क्रूज है, पॉइंटर है, यहाँ पे ये जो स्केल है, ये पेन है, अच्छा ये एजेड क्निप और एजेड प्लेट है, ये पिलर है, ये प्लम्ब लाइन है, ये एडजस्टमेंट नोब है और साथ में ये लेवलिंग स्क्रूज है। तो उसके ऊपर हम मेजरमेंट किस तरह करेंगे? सही है। तो यहाँ पे जिस तरह आम तराजू पे हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक साइड, एक पेन में हम एक अननोन ऑब्जेक्ट जिसका मास हम फाइंड करना चाहते हैं वो डालेंगे। दूसरे साइड में हम क्या करेंगे? जो स्केल है वही हम डालेंगे। तो जब यहाँ पे ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाए, दोनों पेन्स बैलेंस हो जाए, तो हम क्या कहें? तो इसी तरह हम इसी अननोन ऑब्जेक्ट का मास बाय कंपैरिजन ऑफ विद अननोन मास क्या करते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर the device which is used to find the mass or weight of the given object is called physical balance. So the mass of a body is difficult to determine. Mass, किसी भी बॉडी का मास फाइंड करना ये मुश्किल होता है, but it can be compared easily against by a body of a known mass. लेकिन इसको हम एक known बॉडी का नोन मास के साथ हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं और इसी के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। The process of comparing the masses of two bodies is commonly known as weighting process. वो प्रोसेस जिसमें हम दो बॉडी के मासेस को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? वेटिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटिंग प्रोसेस कहते हैं। This weighted is carried out through a balance or physical balance. इस बैलेंस को हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस को हम थ्रू अ बैलेंस करते हैं। इसको हम कौन सा बैलेंस कहते हैं? फिजिकल बैलेंस कहते हैं। फिजिकल बैलेंस इज जस्ट अ कॉमन बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हमारे साथ एक अहम सा बैलेंस होता है where there are two pens, के इसमें two pens होते हैं, and you measure the weight of an object by putting it in one pen and the known weight in another pen. कि इसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को इसी तरीके कार से मेजर कर सकते हैं कि हम जिस बॉडी का वेट मेजर करना चाहते हैं इसको हम एक पेन में डालें और दूसरी जो हमारे साथ नोन बॉडी है जिसके साथ हम इस बॉडी को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसको हम एक जो दूसरा पेन है इसी में डालेंगे। तो रिजल्ट में हम इसी कंपैरिजन के जरिए इस नोन बॉडी का मास फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, A physical balance is a very sensitive common balance. ये बहुत sensitive balance होता है which can measure weight in milligram order. ये मिलीग्राम हद तक मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके जरिए हम जो किसी बॉडी का मास है
वो मिलीग्राम हद तक मेजर कर सकते हैं। सही है। अब तो ये था। अब प्रोटेक्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का मतलब बेटा ये है कि इस फिजिकल बैलेंस को हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या है कि इस फिजिकल बैलेंस को हम एनवायरमेंटल फैक्टर से किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। सही है। सो फिजिकल बैलेंस is placed in a protective glass case। इसको हम एक प्रोटेक्टिव ग्लास में रखते हैं so that even dust and wind cannot affect the accuracy of the instrument। so बाहर माहौल में जो धुआं है, डस्ट पार्टिकल है और जो हवा चलती है, तो ये इसकी मेजरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। सही है। तो ये था फिजिकल बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच हम किसे कहते हैं? स्टॉपवॉच हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी भी दो फेनोमेना वाक़या होने के दरमियान टाइम को नोट कर सकते हैं। स्टॉपवॉच क्या है? वो आला, वो डिवाइस जिसके जरिए हम किसी भी दो फेनोमेना, किसी भी दो वाक़या फेनोमेना के दरमियान टाइम को नोट कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को या इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? स्टॉपवॉच कहते हैं। The duration of time of specific interval is measured by stopwatch। The duration of time of specific interval, किसी खास वक्फे के लिए जो टाइम है, इसको हम जिस आले की जरिए नोट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉपवॉच कहते हैं। स्टॉपवॉच को इन्वेंट किया था सैमुअल वाटसन ने। सही है। स्टॉपवॉच वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल वाटसन। अब हमारे साथ स्टॉपवॉच की दो किस्में हैं। स्टॉपवॉच की कितनी किस्में हैं? दो। इट हैज टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉपवॉच। कौन सा? मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉपवॉच। दूसरा जो है डिजिटल स्टॉपवॉच। कौन सा? डिजिटल स्टॉपवॉच। अब हम इसमें से एक एक को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या होता है जी? इसकी फिगर में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दो। यहाँ पे देखिए, ये है मैकेनिकल स्टॉपवॉच। ये इसमें नोब है। नोब, इसकी जरिए हम स्टॉपवॉच को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। यहाँ पे ये इसमें टू नीडल्स लगी है। एक होता है मिनट हैंड या टू हैंड्स लगे, एक होता है मिनट हैंड, दूसरा होता है सेकंड हैंड्स। आमतौर पे हम जो वॉचेस यूज करते तो उसकी डायल पे मार्क 60 होती है। इसके डायल पे मार्क कितने होते हैं? 60 होती है। लेकिन ये जो स्टॉपवॉच आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसकी ये डायल पे, इस सर्कुलर डायल पे मार्क कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है। सो आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 30 सेकंड होते, सॉरी 60 सेकंड्स होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। सो अब यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं कि मतलब इस डायल पे, ये जो डायल बनाया गया है, इस पे मार्क्स कितने हैं? 30 है। मतलब ये 30 सेकंड के लिहाज से बनाया गया है। ये मार्क्स किसके लिहाज से बनाया गया है? 30 सेकंड के लिहाज से बनाया गया है। सो अब जब इस पे ये सेकंड वाला हैंड जो है, जब एक
पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा तो वो 30 सेकेंड ड्यूरेशन टाइम नोट करेगा। फिर इसके बाद जब दूसरा चक्कर मुकम्मल करेगा तो 30 इससे पहले चक्कर में मुकम्मल किए, इसके बाद 30 दूसरे चक्कर में मुकम्मल कर लेंगे। सो इसी तरह सेकंड हैंड जब 2 चक्कर मुकम्मल करेंगे तो इसके बाद मिनट का हैंड 1 यूनिट की आगे चलेगा, 1 यूनिट एडवांस हो जाएगा। सही है। तो ये जो नोब है इसको जब हम एक दफा प्रेस करेंगे तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, पहले रीसेट हो जाएगा। मतलब सेकंड हैंड और मिनट हैंड दोनों कहां पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद जब हम इस नोब को प्रेस करेंगे तो ये स्टॉपवॉच टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट करेगा। स्टॉपवॉच क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब जब जिस टाइम पे हम चाहेंगे कि इसको रोक ले, मतलब टाइम हम अपने साथ नोट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं मिसाल दे रहा हूं, बंद मुख्तलिफ बंद है, या इसको हम क्या करते हैं, एक बंदे को हम रनिंग के लिए छोड़ते हैं। तो जिस टाइम पे हम इसे छोड़ना चाहते हैं तो पहले हम इस नोब को प्रेस करेंगे तो इस टाइम से हमारे साथ इस बंदी के लिए टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब लेट्स सपोज 1 किलोमीटर फासला है, 2 किलोमीटर फासला है, जैसे ही वो कवर कर लेगा तो जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोबारा इस नोब को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम दोबारा इस नोब को प्रेस करेंगे तो आपके साथ ये जो हैंड्स हैं, चाहे मिनट हैंड और सेकंड हैंड्स, दोनों ही अपनी ही पोजीशन पर रुक जाएंगे। तो पहले तो इनिशियल पॉइंट पे जिस टाइम पे हमने स्टॉपवॉच को स्टार्ट करा था वही टाइम अपने साथ नोट करेंगे, और दूसरी जिस पॉइंट पे हम अब स्टॉपवॉच को हमने रोक लिया है तो वही टाइम की तरफ देखेंगे। तो इस तरह जो एलिप्स टाइम है जो तो वही टाइम हम अपने साथ नोट करेंगे। तो इसी तरह हम कोई दो बेनामिना वाक़े के दरमियान हम स्टॉपवॉच के जरिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके जो प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है कि हम मेजरमेंट किस तरह करते हैं। मैकेनिकल स्टॉपवॉच इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैंड्स। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। A small minute hand and a long second hand। छोटा वाला मिनट का हैंड होता है और बड़ा वाला सेकंड हैंड होता है। Scale for each hand are marked on circular dial। हर एक हैंड के लिए उसके लिए जो मार्क्स है वो इस सर्कुलर डायल पे मार्क किया जाता है। To note the time both the hand are set at 0। सो टाइम को नोट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों हैंड्स को कहां पे लाएंगे, 0 मार्क पे लाएंगे। बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द नोब, नोब को प्रेस करेंगे उसको दोबारा छोड़ेंगे। एज द नोब इज रिलीज as the knob is pressed and released again the watch start। पहले जब हम इस नोब को प्रेस करेंगे और इसको दोबारा छोड़ेंगे तो ये स्टॉपवॉच रीसेट हो जाएगा। मतलब मिनट हैंड सेकंड हैंड 0 कहां पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। सही है। जब दोबारा हम इस नोब को प्रेस करेंगे और इसको छोड़ेंगे तो स्टॉपवॉच टाइम काउंट करना शुरू कर लेगा। सो when the second hands complete 2 rotation of 30 seconds each। जब ये सेकंड हैंड 30 सेकंड के 2 चक्कर मुकम्मल करे, 30 सेकंड हैंड के कितने चक्कर मुकम्मल करे, 2 चक्कर मुकम्मल करे, the minute hand advances by 1 division। तो मिनट हैंड 1 डिवीजन के लिए एडवांस हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो इसी तरह सेकंड हैंड जब 2 चक्कर मुकम्मल करे तो एक में 30 सेकंड, दूसरे में 30 सेकंड, तो एज अ होल 60 सेकंड। तो इसी तरह 60 सेकंड के बाद मिनट हैंड जो है वो 1 डिवीजन के लिए एडवांस हो जाएगा, आगे चल जाएगा। सो इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप। अब हम जो फिनोमेना है वो इख्तिताम तक पहुंच जाए तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, टाइम नोट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इस टाइम काउंट करना या स्टॉपवॉच को क्या करेंगे, इसको हम स्टॉप करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप। अब जब हम चाहे इसको स्टॉप करें
अगेन द सेम नोट इज पुश, तो हम दोबारा इस नोट को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, द वॉच स्टॉप, तो ये वॉच जो है ये इसकी जो नीडल्स मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड द टाइम कैन बी नोटेड, और इसी तरह हम अपने साथ टाइम को क्या करेंगे, नोट करेंगे। सही है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे साथ हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना एक खास लीस्ट काउंट होता है कि जिस हद तक वो कम से कम पैमाइश करता है, तो इसी तरह मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है वो 0.1 सेकंड तक पैमाइश कर सकता है, इसके बाद वो मजीद कम पैमाइश या कम टाइम नोट नहीं कर पाता। So a mechanical stopwatch can measure up accuracy of 0.1 second. This is the least count of mechanical stopwatch. एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है वो कहाँ किस हद तक मेजरमेंट कर सकते हैं, 0.1 सेकंड तक वो कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्यूरेट सही पैमाइश वो कहाँ कम से कम सही पैमाइश वो 0.1 सेकंड तक कर सकता है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच। अच्छा बेटा देखिए सही, सो लीस्ट काउंट of analog or mechanical stopwatch, analog or mechanical stopwatch, इसको एनालॉग या मैकेनिकल स्टॉपवॉच इसलिए कहा जाता है, ये कंटिन्यूसली रनिंग करता है, मतलब कि इस के जरिए हम जो मेजरमेंट है मतलब वो परफेक्टली इतना हमारे साथ एक्यूरेट नहीं होता जिस तरह डिजिटल पे होते हैं। मतलब अगर आप डिजिट्स में देखें तो डिजिट्स में हम हर एक पॉइंट को आसानी के साथ पहचान लेते हैं कि ये 2 सेकंड चल रहा है, 3 सेकंड चल रहा है, लेकिन इस मैकेनिकल स्टॉपवॉच में चूंकि नीडल होता है तो इसीलिए नीडल जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो इस डिजिटल स्टॉपवॉच की बनिस्बत थोड़ा सा लेस होती है। सही है। अच्छा ये फिगर तो मैंने आप लोगों को एक दफा पहले समझा भी दिया कि ये इसका नोब है, ये इसका डायल है, ये इस पे क्या है 30 सेकेंड का मार्किंग है। सो इसमें जो लॉन्ग हैंड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेकेंड हैंड है, जो लॉन्ग हैंड है वो क्या है, मिनट हैंड है। सही है। सो अब जब ये सेकेंड हैंड वाला 2 चक्कर मुकम्मल करेंगे तो ये मिनट वाला हैंड एक यूनिट क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। अब मेजरमेंट हम इस पे किस तरह करेंगे, सो पहले जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले हम एक दफा इस नॉब को प्रेस करेंगे फिर रिलीज करेंगे, तो ये स्टॉपवॉच रीसेट हो जाएगा। इसके बाद हम चाहेंगे कि हम अपने साथ टाइम नोट करें। सो टाइम नोट करने के लिए हम दोबारा इस नोब को प्रेस करें और रिलीज करें तो टाइम हमारे साथ यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, स्टॉपवॉच की जो नीडल्स है वो मूवमेंट शुरू करेगा। अब हम दोबारा चाहते हैं कि बस हमारे साथ जो फिनोमेना है वो खत्म हो रहा है, इसी या जिस फिनोमेना के लिए हम टाइम नोट कर रहे थे वही इख्तिताम तक पहुंच रहा है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, इस नोब को प्रेस करेंगे तो हमारे साथ यहाँ पे जो हैंड्स मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा और इसी तरह हम ये टाइम अपने साथ नोट करेंगे। अच्छा बेटा एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड, शाबाश। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, शाबाश।
Usaima Hayat, ask your question, beta. अच्छा, उमाइजा। सर हम ये एनालॉग स्टॉपवॉच की एक्यूरेसी को किस तरह मालूम करते हैं? इसके लिए कोई फॉर्मूला है? ये बेटा फार्मूला की जरिए नहीं, मतलब एक्यूरेसी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर हम किस हद तक एक्यूरेटली कम से कम पैमाइश कर सकते हैं। समझ गए मेरे बात पे? तो अब ये तो हम थ्रू एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि हम इस पे किसी फिनोमेना के लिए टाइम नोट करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस हद तक इस ये हमें सही टाइम देता है, तो इसको हम इसका एक्यूरेसी कहते हैं। नवीद, आपको आस्क योर क्वेश्चन। सर जी, फिजिकल बैलेंस। हाँ फिजिकल बैलेंस, हाँ, फिजिकल बैलेंस में किस पॉइंट नहीं समझी? ये आखिर वाली। अच्छा, आखिर। मतलब जिस जो हम क्लासेस करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग केसेस की बात करते हैं बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, प्रोटेक्टिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज को बाहर के जो माहौल के जो हमारे साथ असरअंदाज होने वाले अवामिल है, इससे इस चीज को महफूज बनाना। जिस तरह हम सर्दियों में अक्सर जो है कमरों में रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम बाहर की जो सर्दी है इससे अपने आप को महफूज बनाते हैं। तो इसी तरह ये जो प्रोटेक्टिंग केस का मतलब ये है कि इस डिवाइस को हम बाहर माहौल की जो असरअंदाज होने वाले अवामिल है, जिसमें धुआं आता है, हवा आता है, ये सारी चीजें जो है इनसे इस चीज को प्रोटेक्ट करना, इसको हम कहते हैं कि प्रोटेक्टिंग पर्पस कहते हैं। सही है? एनीवन? अच्छा बेटा, होमवर्क अपने साथ जरा नोट करें। होमवर्क के जो एग्जाम्पल प्लस असाइनमेंट 1.2 1.3, मतलब 1.2 एग्जाम्पल 1.2 असाइनमेंट। सही है? और साथ में सॉरी 1.2 तो पहले दिया था, 1.3 एग्जाम्पल और 1.3 असाइनमेंट, 1.4 एग्जाम्पल और 1.4 असाइनमेंट। ये अपने पास नोट करें, होमवर्क नोट करें। 1.4 एग्जाम्पल, 1.4 असाइनमेंट और 1.3 एग्जाम्पल, 1.3 असाइनमेंट।